जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ऐसी कहानी आपने पहले नहीं सुनी होगी। क्या आप जिससे प्यार करते हो, उसे नुकसान पहुँचा सकते हो? जिस इंसान के लिए आप जीने मरने की कस्में खाने को तैयार हैं, उस इंसान को आप नुकसान कैसे पहुँचा सकते हो? अगर नुकसान पहुँचा सकते हो, तो वो प्यार नहीं हो सकता है, वो अपनी जिद हो सकती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी है मैसूर की। मैसूर से 55 किलोमीटर दूर पायलूर में एक लॉज है। वहाँ पर एक पति-पत्नी जाते हैं। पति जिसकी उम्र लगभग 24 साल, उसका नाम सिद्धराज है। जो उसकी पत्नी है, उसका नाम दर्शिता है, उसकी उम्र लगभग 22 साल है। वो वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद काउंटर पे जाकर के कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। या हम मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और हमें एक रूम लेना है, थोड़ी देर आराम करना है और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएँगे। इसके बाद जो स्टाफ है उन्हें चाबी दे देता है और इसके बाद वो रूम में जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। करीब 1 घंटा बाद जो ये सिद्धराज है, ये रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद काउंटर पे जाता है और जो स्टाफ है वहाँ का, वहाँ उनसे कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हमें खाना लाना है, तो खाना कहाँ मिलेगा? यहाँ की हमें इतनी जानकारी नहीं है। दरअसल जो स्टाफ है उन्हें बताता है कि पास में ही एक ढाबा है, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ से खाना ला सकते हो, बहुत अच्छा खाना मिलता है। सारी चीज़ें उन्हें बताता है। इसके बाद वो वहाँ जाता है, खाना लाता है और खाना लेकर के करीब 3 बजे के समथिंग, 23 अगस्त 2025 की बात है, 3 बजे के समथिंग वो अपने रूम में आता है और रूम में आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसके अंदर से लॉक था वो रूम। अपनी पत्नी दर्शिता है, उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद वो काउंटर पे जाता है, काउंटर के जाने के बाद जो स्टाफ है उन्हें कहता है कि दरअसल जो मेरी पत्नी है, ये दरवाज़ा नहीं खोल रही है और मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तो कोई अंदर से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो, आप मेरे साथ चलो और आपके पास मास्टर की होगी तो उससे दरवाज़ा खोलो। इसके बाद वो स्टाफ उसके साथ जाता है। वहाँ जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जो स्टाफ है और जो उसका पति सिद्धराज है, उसके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल मंज़र ही कुछ ऐसा था अंदर देख कर के जो सिद्धराज है उसकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल जो उसकी पत्नी बता रहा था वो दर्शिता, वो बेड पे पड़ी है और जो उसका फेस है, उसके पूरे के चिथड़े उड़ गए थे। बाकी का पूरा शरीर बिल्कुल सही है, लेकिन फेस है, इस पे बिल्कुल भी मांस नहीं है। जो मांस है, दीवारों पे, फर्श पे, बेड पे चारों तरफ फैला हुआ है। वो चीखता है, चिल्लाता है, जो उसकी पत्नी है, उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। इसी बीच जो वहाँ का मैनेजर है, वो भी चीख सुन कर के ऊपर आ जाता है और उसे ले जाने नहीं देता। वो कहता है कि आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते इसे और हमें ये मर्डर लग रहा है। तो पुलिस केस हो गया ये। तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो कहता है कि नहीं, ये पुलिस केस नहीं है। जो मेरी पत्नी है, दरअसल ये फ़ोन चलाती है तो चार्जिंग में लगा कर के बात करती है। तो इसका फ़ोन है वो भी फूटा हुआ है, यानी टूटा हुआ है, एक तरीके से पूरा ब्लास्ट हो गया। तो हो सकता है इसने चार्जिंग पे लगा के बात कर रही हो, इस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन जो वहाँ का मैनेजर है, वो मना कर देता है कि देखो, अब ये ज़िंदा तो है नहीं, मर चुकी है, आप सभी को पता है। और पुलिस केस हो गया, पुलिस आएगी, सारी चीज़ें देख लेंगी, उसे हाथ नहीं लगाने देते, उसे बाहर ले आते हैं। अब पुलिस मौके पे आती है और जैसे ही पुलिस अंदर जाती है, वो भी देख कर के घबराने लग जाते हैं कि ये कैसा मंज़र है। हाथ-पैर पूरी बॉडी है वो सही सलामत है, बाकी जो चेहरा है इस पे बिल्कुल भी मांस नहीं है और इसकी गर्दन है, उस पे भी जख्म के निशान हैं। तो ये कैसे हो सकता है? अब पुलिस वहाँ जाकर के अंदर देखती है और फिर जो सिद्धराज है उससे पूछताछ करती है कि ये सब कुछ कैसे होगा? तो पुलिस को वही कहानी सुनाता है। वो कहता है कि साहब मैं तो खाना लेने के लिए गया था। दरअसल जो मेरी पत्नी है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो कहती हैं कि मुझे भूख लगी है, आप खाना ले आओ। इसके बाद मैं खाना लेने चला गया था और वापस आया तो इसने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद मैंने काउंटर पे जाकर के सारी चीज़ें बताई और स्टाफ के साथ यहाँ पे आया हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, इसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब जैसे ही पुलिस देखती है तो वो सोचती है कि अगर ये फ़ोन ब्लास्ट भी हुआ, बाकी शरीर है, इस पे कोई भी निशान नहीं है, कहीं पे भी चोट का निशान नहीं है। बाकी जो चेहरा है, ये पूरी तरीके से इसके चिथड़े उड़ गए। तो पुलिस को लगता है कि ये फ़ोन से तो हो नहीं सकता। पास में देखते हैं कि एक 2 मीटर की डोरी पड़ी हुई है और कुछ जो ये ब्लास्ट होता है, उसके लिक्विड होते हैं। सॉरी, इसके जो कण होते हैं वो भी पड़े थे। अब इन सबको देख कर के पुलिस को लगता है कि ये फ़ोन ब्लास्ट नहीं हो सकता, कुछ और दिक्कत है। फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पे आती है।
जब वो छानबीन करती हैं, इसके बाद जो उसकी डेड बॉडी है, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो फोरेंसिक टीम है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, डोरी देखती है, सारी चीज़ें देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है। और ये कैसा ब्लास्ट है, जो इसका मुँह है, वो पूरी तरीके से इसके चिथड़े उड़ गए हैं और बाकी शरीर बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो लग तो ब्लास्ट सा लग रहा है, लेकिन हुआ कैसे है? फ़ोन है, फ़ोन से भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर फ़ोन से होगा, तो बाकी और शरीर पे भी कहीं न कहीं कोई न कोई तो निशान होगा। अब जो फोरेंसिक टीम है, उन्हीं में एक शख्स है, उसे एक विदेश का किस्सा याद आता है। उसे पता है कि एक बार ऐसे ही हुआ था माउथ ब्लास्ट। किसी लड़की के मुंह में ऐसे ही बम रखा गया था और बम रखने के बाद उसे ब्लास्ट कर दिया गया था। इसके बाद उसके चिथड़े उड़ गए थे। ये सारी चीज़ें उसे याद आती है। जो फोरेंसिक टीम है, वो पुलिस वालों से बात करती है और उन्हें सारी कहानी बताती है कि ऐसे-ऐसे किस्सा हुआ था और ये केस भी हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब जो इसका पति है, इससे अच्छे से पूछताछ करो। इसके बाद पुलिस है, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है कि इस रूम में जैसे ये बता रहा है कि मैं खाना लेने के लिए गया था, वापस आया तो ये सब कुछ मिला। तो देखता है कि अंदर कोई आया तो नहीं, किसी और ने तो नहीं किया ये सब कुछ। तो सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। जो सिद्धराज है, ये बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, अंदर आता हुआ दिखाई देता है और बाकी कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अब सिद्धराज है, उससे पूछताछ की जाती है। उससे कहा जाता है कि देखो, इस रूम में तुम आए हो, तुम्हारे अलावा कोई आया नहीं। अब जो कहानी है वो सही से ही बताओ। जैसे जो विदेश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, माउथ ब्लास्ट, उसके बारे में भी बताते हैं कि ये किस्सा वैसा ही लग रहा है। अब सच क्या है वो तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं। तो पहले तो बात को इधर-उधर घुमाता है, लेकिन पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि जो बात है, अच्छा होगा तुम प्यार से बता दो, वरना हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। अब वो बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि दरअसल जो ये दर्शिता है, वो उसकी पत्नी नहीं है और ना ही वो उसका पति है। दर्शिता है उसका, और जो ये सिद्धराज है, इसका रिलेशन इसकी शादी से पहले ही था। इसके बाद दर्शिता है, ये अपने घर वालों को बताती है इसके बारे में और जो इसके घर वाले हैं, शादी के लिए मना कर देते हैं। सिद्धराज से वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो मेरे घर वाले हैं, उन्होंने तुमसे शादी के लिए मना कर दिया है और उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया है और अब तो मुझे भूल जाओ। इसके बाद सिद्धराज है, वो लगातार फिर भी कोशिश करता है कि एक काम करो, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन जो दर्शिता है, वो मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। जैसे मेरे घर वाले कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। और वो वैसा ही करती है बिल्कुल, अपने घर वालों की मर्ज़ी से। जो घर वाले जिस लड़के के साथ शादी करते हैं, वो उससे शादी कर लेती है। इसके बाद अपने ससुराल चली जाती है। अच्छी खासी लाइफ़ अच्छे से कटती है और उसका ससुराल होता है केरल में। अपने पति के साथ वहाँ पे रहती है। खूब अच्छी लाइफ़ कटती है। शादी के बाद उनके एक बच्चा भी होता है और शादी के जैसे बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद कुछ दिनों बाद वो अपने मायके आती है। अब मायके आती है तो वहाँ पे इसकी मुलाकात दोबारा से सिद्धराज से होती है। जब सिद्धराज से मुलाकात होती है तो सिद्धराज फिर इससे शादी के लिए दबाव बनाता है। वो कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो और तुम मेरे से शादी कर लो। देखो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये सारी चीज़ें जब वो दर्शिता को कहता है तो दर्शिका मना कर देती है। वो कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरा पूरा परिवार है। मेरे बच्चा है एक, मेरा पति है, मेरी अच्छी खासी लाइफ कट रही है और मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। जो मेरा बच्चा है, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वो मानता नहीं है, उससे बार-बार जिद करता है, फिर भी वो मना कर देती है। एक दिन जो ये सिद्धराज ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ घूमने तो चल सकती हो, मंदिर में दर्शन के लिए तो चल सकती हो। सिद्धराज सोचता है कि शायद ये मेरे साथ जाएगी तो कुछ जो बीती यादें हैं वो ताज़ा हो जाए और इसका मन पलट जाए और ये मेरे से शादी के लिए तैयार हो जाए। उसे मंदिर लेके जाता है, मंदिर दर्शन करता है और रास्ते में उसे कई बार कहता है कि प्लीज़ तुम मान जाओ और मेरे से शादी कर लो और उसे छोड़ दो। लेकिन हर बार दर्शिता यही कहती है कि देखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने पति और अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अब वही मेरी दुनिया है, वही सब कुछ है। और बिल्कुल सही भी किया दर्शिता ने, लेकिन ये नहीं पता था उसका अंजाम अंजाम इतना बुरा होगा। इसके बाद कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, उसे होटल में ले जाता है। जो लॉज है वहाँ ले जाने के बाद रूम रेंट पे लेता है। वहाँ जाने के बाद वो सोचता है कि एक बार और मनाता हूँ इसे, अगर ये नहीं मनाती तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा।
दरअसल जो ये सिद्धराज इसने पहले ही सोच रखा था कि या तो जो ये दर्शिता है, ये शादी के लिए मान जाती है, अगर नहीं मानती है, तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूँगी। इसके बाद वो एक बॉम्ब बनाता है। बॉम्ब ऐसा बनाता है, वो इंटरनेट पे सारी चीज़ें देख कर के बॉम्ब बनाता है। बिल्कुल छोटा-सा बॉम्ब बनाता है जो मुँह में चला जाए और दूसरा उसके जो ब्लास्ट हो, तो उसकी आवाज़ भी तेज़ ना हो और जो दर्शिता है, इसकी भी मौत हो जाए। वो सोचता है एक बार और मनाता हूँ इसे, होटल में ले जाने के बाद 1 घंटे तक वो कोशिश करता है। दर्शिता को समझाता है, वो कहता है कि प्लीज़ तुम मान जाओ, अपने परिवार सबको छोड़ दो और मेरे से शादी कर लो। लेकिन दर्शिता अपनी बातों पे अड़ी रहती है, वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये मेरा लास्ट और फाइनल फैसला है। इसके बाद जो सिद्धराज है इसे गुस्सा आता है और उसके हाथ-पैर बाँध देता है। हाथ-पैर बाँधने के बाद 2 मीटर डोरी लेके आता है, वो पिलक में लगाता है और साथ ही जो उसका फ़ोन है उससे उस बॉम्ब को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद जो उसका बॉम्ब है वो बॉम्ब है उसके मुँह में रख देता है और खुद बाथरूम में चला जाता है और जो खिड़की, दरवाजे सब बंद कर देता है ताकि इसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए। और उसने बनाया भी इस हिसाब से था कि अगर ये ब्लास्ट होगा तो इसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं होगी और टीवी है वो भी ऑन कर देता है ताकि आवाज़ बाहर तक नहीं जाए और बाथरूम में चला जाता है। इसके बाद वो बटन दबा देता है और फ़ोन और जो बॉम्ब है उसके मुँह में ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसका जो चेहरा है इसके पूरे के चिथड़े उड़ जाते हैं। चारों तरफ दीवारों पे, बेड पे, फर्श पे हर जगह उसके चेहरे के चिथड़े फैल जाते हैं। जो शख्स उस लड़के से इतना प्यार कर सकता था, वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसके साथ ये सब कुछ करता है। ये सारी सारी कहानी जब वो पुलिस को बताता है, तो पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि अगर तुमने सच्चा ही प्यार किया था, अगर उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे, कम से कम जब वो मिलती उसे देख तो लेते, लेकिन तुमने तो उसे इस दुनिया से ही भेज दिया। ये सारी चीज़ें उसे पुलिस कहती है और उसे हिरासत में ले लेती है। इसके बाद जो उसके घरवाले हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, घरवाले आते हैं, लेकिन घरवाले ये कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारी जो बेटी है, इसका इसके साथ अफ़ेयर चल रहा है और दूसरा ये भी नहीं पता था इसके साथ यहाँ पे आई है। दरअसल जो इनकी बेटी है, वो घर से ये कह के निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है और शाम तक घर लौट जाएगी। ये सारी चीज़ें उसे पता नहीं था। एक शख्स जिसे उसने शिद्दत से प्यार किया, लेकिन घरवालों के खिलाफ ना जाकर के उसने घरवालों की मर्ज़ी से शादी की और शादी के बाद अपनी लाइफ़ में वो आगे बढ़ चुकी थी। उसका पूरा परिवार था। सिर्फ़ उस शख्स की वज़ह से उसका पूरा परिवार बिछड़ गया। जो उसका मासूम बेटा है, एक माँ से अलग हो गया। वो खुद अपने माता-पिता से अलग हो गई। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों ऐसी कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाना है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। और बाकी जो लड़कियाँ हैं, उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी लड़की का शादी से पहले किसी से अफ़ेयर हो, तो प्लीज़ यार कभी भी ऐसा कदम मत उठाओ। जैसे शादी हो चुके हैं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में रहती है, तो ये सब कुछ है लास्ट में जाकर के दिक्कत ही देता है। उस वक़्त तो सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वक़्त बीता है, वही शख़्स हैवान बन जाता है और उसकी पूरा जो बसा-बसाया घर है, वो बर्बाद हो जाता है, उसका पूरा परिवार है, वो बिखर जाता है।